कितने मस्ती भरे दिन थे वे। बीते दिनों को याद कर यामिनी की आंखें भर आईं। कॉलेज में उसका पहला दिन था। केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी। प्रोफेसर साहब कुछ भी पूछते तो रोहित फटाफट जवाब दे देता। उसकी हाजिर जवाबी और विषय की गहराई से समझ देख यामिनी के दिल में वो उतरता चला गया था। कॉलेज में दाखिले के बाद पहली बार क्लास शुरू हुई थी, इसीलिए सभी छात्र छात्राओं को एक दूसरे को जानने समझने में कुछ दिन लग गए। एक दिन यामिनी कॉलेज पहुंची तो रोहित कॉलेज के गेट पर ही मिल गया। उसने मुस्कुराकर हेलो कहा और अपना परिचय दिया। यामिनी तो उस पर पहले दिन से ही मोहित थी। उसका मिलनसार व्यवहार देखकर वो खुश हो गई। बोली, मैं यामिनी। उसने भी अपना परिचय दिया तो रोहित ने उसे कैंटीन में अपने साथ कॉफ़ी पीने का ऑफर कर दिया। वो मना नहीं कर सकी। साथ कॉफी पीते हुए रोहित टकटकी लगाकर यामिनी को ही देखने लगा। यामिनी उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके दिल में खुशी का तूफान उमड़ रहा था। क्लास में भी दोनों साथ साथ बैठे रहे। शाम को घर लौटते समय रोहित ने यामिनी से अचानक प्यार का इजहार कर दिया। वो भौचंकी रह गई, लेकिन अगले ही पल शर्म से लाल हो गई और भागकर रिक्शे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद यामिनी ने पीछे मुड़कर देखा। रोहित अब तक अपनी जगह पर खड़ा उसे ही देख रहा था। यामिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। खुशी से उसके होंठ लरज रहे थे। उसकी आंखों में सिर्फ रोहित का मासूम चेहरा दिख रहा था। न जाने क्यों वो हर पल उसे करीब महसूस करने लगी। अगले दिन सुबह यामिनी की नींद खुली तो आदतन उसने अपना मोबाइल चेक किया। रोहित ने मैसेज भेजा था, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। यामिनी देर तक उस मैसेज को देखती रही और रोमांचित होती रही। वो भी उसे एक खूबसूरत सा जवाब देना चाहती थी, लेकिन क्या जवाब दे सोचने लगी। मैसेज टाइप करने के लिए अनजाने में उसकी उंगलियां आगे बढ़ीं, लेकिन वे कांपने लगीं। यामिनी फिर रोहित के मैसेज को प्यार से देखने लगी और जवाब के लिए कोई अच्छा सा मैसेज सोचने लगी, लेकिन दिमाग जैसे जाम सा हो गया था। अच्छा मैसेज सूझ ही नहीं रहा था। आखिरकार उसने आपको भी सुप्रभात टाइप कर भेज दिया। यामिनी की जिंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। रोहित से मिलना, उसे देखना और प्यार भरी बातें करना यामिनी को अच्छा लगता था। एक दूसरे से मिले बिना उन्हें चैन नहीं आता। जिस दिन किसी प्रोफेसर के छुट्टी पर रहने के कारण क्लास नहीं रहती, उस दिन दोनों आसपास के किसी पार्क में चले जाते या बाजार घूमते। मस्तियों में उनके दिन गुजर रहे थे। हालांकि कॉलेज में दोनों को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी थीं, लेकिन उन दोनों को कोई परवाह नहीं थी। बातों ही बातों में यामिनी को मालूम हुआ कि रोहित के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। रोहित के चाचा चाची ही उसकी देखभाल कर रहे थे। रोहित का घर शहर से दूर एक गांव में था। वो यहाँ किराए का कमरा लेकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। रोहित पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसीलिए यामिनी को उससे मदद मिल जाती थी पढ़ाई में। एक दिन यामिनी कॉलेज गई तो पाया कि रोहित कॉलेज नहीं आया है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद यामिनी ने उसे फ़ोन किया, लेकिन रोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। जब यामिनी ने कई बार फ़ोन किया, तब रोहित ने कॉल रिसीव किया और दबी हुई आवाज़ में बोला, यामिनी, मैं कॉलेज नहीं आ पाऊँगा, बुखार है मुझे, तुम परेशान नहीं होना, मैं ठीक होते ही आऊँगा। दूसरे दिन भी रोहित कॉलेज नहीं आया, इसलिए कॉलेज में यामिनी का मन नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर रोहित का ख्याल आता। उसने सोचा, कहीं रोहित की बीमारी बढ़ ना जाए, उससे मिलने जाना चाहिए। पता नहीं अकेले किस हाल में है, दवा ले रहा है या नहीं, खाना कैसे खा रहा है। बहुत मुश्किल से ढूंढते ढूंढते यामिनी रोहित के कमरे तक पहुंची। देर तक दस्तक देने के बाद रोहित ने दरवाज़ा खोला। उसका बदन तप रहा था। रोहित की हालत देखकर दया से ज़्यादा गुस्सा आ गया। यामिनी को बोली, इतनी तेज बुखार है और तुमने बताया भी नहीं, दवा ली क्या, घर पर किसी को बताया? रोहित अधकुली पलकों से यामिनी को देखते हुए शीतल आवाज़ में बोला, नहीं, चाचा चाची को कष्ट नहीं देना चाहता और डॉक्टर के पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। 2 दिनों में ही बहुत कमज़ोर पड़ गया था रोहित। आंखों के नीचे कालापन दिखने लगा था। यामिनी का मन रो पड़ा। रोहित ने शायद कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि खाना वो खुद बनाता था। होटल से लाया हुआ खाना एक स्टूल पर पड़ा था और सूख चुका था। एक शीशे के गिलास में थोड़ा सा पानी था। एक बिस्कुट का अधकुला पैकेट बगल में पड़ा हुआ था। कमरा भी अस्त व्यस्त था। ये सब देख यामिनी से रहा नहीं गया। वो कमरा साफ करने लगी। रोहित हाथ के इशारे से मना करता रहा, पर यामिनी उसे आराम करने को कहकर सफाई में लगी रही। कमरे की सफाई करने के बाद वो पास की दुकान से ब्रेड और दूध ले आई और रोहित को खाने को दिया। रोहित एक ही ब्रेड खा पाया। रोहित की हालत ठीक नहीं थी, वो अकेला था। यामिनी पास के एक डॉक्टर से संपर्क कर दवा ले आई और रोहित को खिलाई। वो शाम तक उसी के पास बैठी रही। रोहित आंखों में आंसू लिए यामिनी को देखता रहा। यामिनी उसे बार बार समझाती,
मुझसे जितना होगा करूँगी, तुम रोते क्यों हो? तुम कितनी अच्छी हो यामिनी। बचपन से मैं प्यार को तरसा हूँ। मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए, साथ में मेरी सारी खुशियाँ भी ले गए। चाचा चाची ने मुझे आश्रय जरूर दिया, लेकिन एक बोझ समझकर। उनसे कभी प्यार मिला ही नहीं। जब तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो मैंने जाना कि प्यार क्या होता है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सेवा भाव देकर मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ गई, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। खैर, मुझे अपने चाचा चाची से कोई शिकायत नहीं। मैं उनकी अपनी औलाद तो नहीं हूँ, लेकिन बचपन से मुझे किसी का साया तो नसीब हुआ। रोहित की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। बस करो रोहित, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं। स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद को अकेला नहीं समझो। मैं साथ देने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। कहते हुए यामिनी ने उसके आंसू अपने दुपट्टे से साफ किए। वो करीब 2 घंटे तक रोहित के पास बैठी रही। शाम होने को आई थी। दवा के प्रभाव से रोहित को पसीना आ गया था। बुखार कम हुआ तो वो कुछ अच्छा महसूस करने लगा। यामिनी ने कहा, अब मैं चलूंगी, घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम रात में दूध गर्म ब्रेड के साथ ले लेना और दवा भी ले लेना। किसी तरह की परेशानी हो तो फ़ोन ज़रूर करना। ये नहीं सोचना कि मैं क्या कर पाऊंगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रोहित को ढांढस बंधा कर यामिनी अपने घर आ गई, लेकिन उसे चिंता होती रही। रात में वो सबकी नज़र बचाकर छत पर आई और रोहित को फ़ोन किया। रोहित ने कहा कि अभी वो ठीक महसूस कर रहा है। ये जानकर यामिनी को राहत महसूस हुई। चौथे दिन रोहित ठीक हो गया। यामिनी पिछले 2 दिन तक उसके घर गई थी। सबसे नज़र बचाकर वो रोहित के लिए घर से खाना लेकर जाती थी और घंटों उसके पास बैठकर बातें करती थी। 5वें दिन रोहित कॉलेज आया तो यामिनी बहुत खुश हुई। उसके ठीक होने की खुशी में वो उसके गले से लिपट गई। यामिनी अब रोहित के बहुत करीब आ चुकी थी। ऐसे ही 3 साल कब बीत गए उन्हें एहसास ही न हुआ। खुशियों के वे पल जैसे पंख लगाकर उड़ गए और उनके जुदाई के दिन आ गए। दरअसल उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। रोहित ने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में ही पुनः दाखिला ले लिया। वो प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन यामिनी के आगे की पढ़ाई के लिए उसके पापा ने मना कर दिया। इसलिए अब रोहित से मिलना जुलना बेहद मुश्किल हो गया था। हर पल उसे रोहित की याद आती। रोहित से दूर रहने के कारण उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। यामिनी के मम्मी पापा अब उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे, इसीलिए यामिनी के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया था। रोहित से दिल की बात कहना भी कठिन हो गया उसके लिए। मोबाइल फ़ोन का ही आसरा रह गया था। वो जब भी मौका पाती रोहित को फ़ोन कर देती और उसे कुछ करने के लिए कहती, ताकि दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। लेकिन रोहित को कोई उपाय नहीं दिखता। जब घर में शादी की बात चलती तो यामिनी की हालत बुरी हो जाती। रोहित से दूर होने की बात सोचकर उसका मन अजीब हो जाता। अपने मम्मी पापा को रोहित के बारे में बताने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। पापा पुलिस में थे, इसीलिए गर्म मिजाज के थे। हालांकि शायद ही वो कभी गुस्सा हुए हों यामिनी पर, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी जो थी वो। एक दिन यामिनी को उसकी माँ ने बताया कि उसे देखने कुछ मेहमान आएंगे। लड़का डॉक्टर है। ये जानकर यामिनी की आंखों से आंसू निकल गए। वो किसी तरह सबसे बचकर रोहित से मिलने गई। उसके गले से लिपट कर रो पड़ी। जब उसने अपने लिए लड़का देखे जाने वाली बात बताई तो रोहित भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। तभी यामिनी बोली, रोहित, तुम मुझे मेरे पापा से मांग लो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। कुछ सोचते हुए मायूस शब्दों में रोहित बोला, अभी इस दुनिया में मेरा खुद का ही कोई ठिकाना नहीं। मैं किस मुंह से तुम्हारे पापा से तुम्हें मांग पाऊंगा। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हमारी उम्मीद टूट जाएगी। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तो मैं धीरज रखना होगा। मेरे किसी योग्य होने तक अपनी शादी को किसी बहाने टलवा दो। मैं जल्दी ही तुम्हारा हाथ मांगने जरूर आऊँगा। काश मैं ऐसा कर पाती। जीवन के अंतिम सांस तक मैं तुम्हारा इंतजार करूं, पर न जाने क्यों मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी की जल्दी पड़ी है। रोहित, मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। यामिनी अपनी रो में कहती चली गई, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रोहित ने घबरा कर कहा, ऐसा गजब नहीं करना। तुमसे दूर होने की बात मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिलहाल हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। यामिनी एक उम्मीद लिए अपने घर लौट आई। रोहित से जिंदगी भर के लिए मिलने के ख्याल से उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। उसने सोचा, क्या हसीन समा होगा जब वो और रोहित हमेशा के लिए साथ होंगे। लेकिन चंद दिनों बाद ही यामिनी के ख्यालों की हसीन दुनिया ढहती नजर आई। उसकी माँ ने बताया कि अगले ही दिन उसे देखने मेहमान आ रहे हैं। यामिनी को काटो तो खून नहीं। उसने घबराकर रोहित को फ़ोन किया, पर यह क्या। वो कॉल पर कॉल करती गई और उधर रिंग होती रही, लेकिन रोहित ने फ़ोन रिसीव नहीं किया।
आखिर रोहित को आज हो क्या गया है, फोन क्यों नहीं उठा रहा। वो काफी परेशान हो गई थी। शायद वो किसी काम में व्यस्त होगा, इसीलिए यामिनी ने थोड़ी देर ठहर कर कॉल किया, लेकिन फिर भी उसने फोन नहीं उठाया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो तो तुरंत कॉल रिसीव करता था या मिस होने पर खुद ही कॉल बैक करता था। आधी रात हो गई, लेकिन यामिनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो रोहित को कॉल करती रही। अंत में कोई जवाब दिए बिना रोहित का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया तो यामिनी की रुलाई फूट पड़ी। अगले दिन सुबह पापा के ड्यूटी पर जाने के बाद यामिनी बहाना बनाकर घर से निकल गई और रोहित के कमरे पर जा पहुंची, क्योंकि मेहमान शाम को आने वाले थे। पर ये क्या, वहां तो ताला लगा था। आसपास के लोगों से उसने पूछा तो पता चला कि रोहित कमरा खाली करके कहीं जा चुका है। वो कहाँ गया है ये कोई नहीं जानता था। यामिनी की आंखों में आंसू आ गए। अब वो क्या करे, कहाँ जाए। रोहित बिना कुछ कहे जाने कहाँ चला गया था। लेकिन रोहित ऐसा कर सकता है, यामिनी को यकीन नहीं हो रहा था। शाम निकट आती जा रही थी और उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अगर लड़के वालों ने उसे पसंद कर लिया तो क्या होगा। वो कैसे मना कर पाएगी शादी के लिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, ये वक्त कहीं ठहर जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन गुजरते वक्त पर किसका अधिकार होता है। धीरे धीरे शाम आ ही गई। लड़के वाले कई लोगों के साथ यामिनी को देखने आ गए। यामिनी का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। जीवन में कभी खुद को उसने इतना लाचार महसूस नहीं किया था। माँ की जिद पर उसने मन ही मन रोते हुए अपना श्रृंगार किया। उसे लड़के वालों के सामने लाया गया। उसका दिल रो रहा था। रोहित से वो जुदा नहीं होना चाहती थी। ये सोचकर ही यामिनी की पीड़ा और बढ़ जाती कि अगर सब रजामंद हो गए तो क्या होगा। इस कठिन घड़ी में रोहित उसे बिना कुछ कहे कहाँ गायब हो गया था। यामिनी अकेले दम पर कैसे प्यार निभा पाएगी। उसने क्या सिर्फ मस्ती करने के लिए प्यार किया था। जब निभाने और जिम्मेदारी उठाने की बात आई तो उसे छोड़कर चुपचाप गायब हो गया। ये कैसा प्यार था उसका। लेकिन यामिनी का मन रोहित के अलावा किसी और को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो मन ही मन कामना कर रही थी कि लड़के वाले उसे नापसंद कर दें, लेकिन उन लोगों ने उसे पसंद कर लिया। अपने प्यार को टूटता देख यामिनी बेसब्र होती जा रही थी। इतनी कठिन घड़ी में वो अपनी भावनाओं के साथ अकेली थी। रोहित तो जाने किस दुनिया में गुम था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या प्यार उसके लिए मन बहलाने की चीज थी। यामिनी का बिकल मन रोने को हो रहा था। घर में खुशी का माहौल था। उसकी माँ सभी परिचितों एवं रिश्तेदारों को फोन कर लड़के वालों द्वारा यामिनी को पसंद किए जाने की सूचना दे रही थीं। पापा धूमधाम से शादी करने के लिए जरूरी इंतजाम के बारे में सोच रहे थे, लेकिन यामिनी मन ही मन घुट रही थी। रोहित को वो भूल नहीं पा रही थी। वो सोचती कि काश उसकी ये शादी ना हो। उसके दिल में तो सिर्फ रोहित बसा था। वो कैसे किसी और के साथ न्याय कर पाएगी। कुछ दिन बीते और इसी दौरान एक नई घटना घट गई। जिस बात को लेकर यामिनी घुली जा रही थी वो बिना कोशिश के ही हल हो गई। लड़के वाले शादी को लेकर आनाकानी करने लगे। जो शादी में मध्यस्थ का काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि लड़के वालों ने ज़्यादा दहेज के लालच में दूसरी जगह शादी पक्की कर ली है। ये जानकर यामिनी को राहत सी महसूस हुई थी। कई दिनों के बाद उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई। शादी की बात टलते ही यामिनी को राहत मिली, पर अफसोस रोहित अब भी उसके संपर्क में नहीं था। वो रोहित को याद कर हर पल बेचैन रहने लगी। बिना बताए वो कहाँ चला गया है। उसने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है। ज्यों ज्यों दिन बीत रहे थे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी उसे लगता कि रोहित ने उसके साथ धोखा किया है। यामिनी हमेशा रोहित के नंबर पर कॉल करती, लेकिन मोबाइल फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ मिलता। उसने फेसबुक पर भी कई मैसेज पोस्ट किए पर कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि रोहित ने उसे फेसबुक पर भी ब्लॉक कर रखा था। उसकी इस हरकत पर यामिनी को बहुत गुस्सा आया, जिसके लिए उसने अपना सारा चैन खो दिया था। वो उससे दूर होने की हर कोशिश कर रहा है। गुस्से से उसके होंठ कांपने लगे। बिना बताए इस तरह की हरकत। शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देता। चोरों की तरह बिना कुछ बताए गायब हो जाना तो उसकी कायरता है। यामिनी की जिंदगी अजीब हो गई थी। रोहित पर उसे बहुत गुस्सा आता, लेकिन वो उसकी यादों से दूर जाता ही नहीं था। उसकी आंखों से जब तक आंसू छलक पड़ते थे। किसी काम में जी नहीं लगता। वो कभी मोबाइल चेक करती, कभी टीवी का चैनल बदलती, तो कभी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। हर पल वो रोहित रोहित कहकर पुकारती। पता नहीं रोहित तक उसकी आवाज़ पहुंचती भी थी या नहीं। वो यामिनी को लेने लौट कर आएगा भी या नहीं। कहीं वो अपनी नई दुनिया न बसा ले। यामिनी के दिल में डर बैठने लगता। फिर वो खुद ही अपने दिल को समझाती कि रोहित ऐसा नहीं है। एक दिन जरूर लौट कर आएगा और उसे अपना बना कर ले जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था यामिनी का मन डूबता जा रहा था। उसकी उंगलियां रोहित का मोबाइल नंबर डायल करते करते शिथिल हो गई थीं। हर दिन वो उसकी कॉल आने का इंतजार करती, लेकिन ना तो रोहित का कॉल आया ना ही वो खुद आया।
2 महीने तक वो फ़ोन लगा लगा कर यामिनी हार गई तो उसने मोबाइल फ़ोन को छूना भी बंद कर दिया। उसे नफरत सी हो गई थी मोबाइल फ़ोन से। एक दिन उसने गुस्से में रोहित का मोबाइल नंबर ही अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर दिया। दिन बीतते रहे। एक दिन यामिनी के पापा के तबादले की खबर आई। वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे। तबादले की वजह से पूरा परिवार आगरा आ गया। यामिनी के मन से रोहित की उम्मीद अब लगभग खत्म सी हो गई थी। आगरा में आकर यामिनी को लगा कि शायद अपनी बीती जिंदगी को भूलने में अब आसानी हो। वो अक्सर सोचती, आगरा में ताजमहल है, कहते हैं वो मोहब्बत का प्रतीक है, लेकिन सच्चाई तो सारी दुनिया जानती है कि वो एक कब्र है। सही माने में वो मोहब्बत की कब्र है। ऊपर से रौनक है जबकि भीतर एक दर्द दफन है। तो क्या उसके प्यार का भी यही हश्र होगा? घर में यामिनी की शादी की बात जब कभी होती तो उसका मन खिन्न हो जाता। शादी और प्यार दोनों से ही नफरत होने लगी थी उसे। जो चाहा वो मिला नहीं तो अनचाहे से भला क्या उम्मीद हो। उसने सबको मना कर दिया कि कोई उसकी शादी की बात न करे। यामिनी को आगरा आए हुए 1 साल बीत चुका था। रोहित 3 साल से जाने किस दुनिया में गुम था। वो सोचती, क्या रोहित को कभी मेरी याद नहीं आती होगी? अगर उसका प्यार छलावा था तो मुझे भुलावे में रखने की क्या जरूरत थी? एक बार अपने दिल की बात कह तो देता। मैं दिल में चाहे जितना भी रोती पर उसे माफ कर देती। कम से कम मेरा भ्रम तो टूट जाता कि प्यार सच्चा भी होता है। जब से यामिनी आगरा आई थी वो कहीं आती जाती नहीं थी। नई जगह, नए लोग और अपने अधूरे प्यार में जलती रहती। कहीं भी उसका मन नहीं लगता। लेकिन एक दिन माँ की जिद पर उसे पड़ोस में जाना पड़ा, क्योंकि पड़ोस की संध्या आंटी की बेटी नीला को लड़के देखने आने वाले थे। माँ को लगा कि शायद शादी विवाह का माहौल देखकर यामिनी का मन कुछ बहल जाए। नीला का श्रृंगार करने की जिम्मेदारी यामिनी को सौंपी गई। अपना साज श्रृंगार भूल चुकी थी यामिनी। नीला को सजाने में इतनी मसरूफ हुई कि नीला भी उसके कुशल हाथों की मुरीद हो गई। उसकी सुंदरता से यामिनी को रश्क सा हो गया। शायद उसमें ही कोई कमी थी जो रोहित उसकी दुनिया से दूर हो गया था। लड़के वाले आ चुके थे। नीला का श्रृंगार भी पूरा हो चुका था। नीला की माँ चाहती थी कि वही नीला को लेकर लड़के के पास जाए। यामिनी का जी नहीं कर रहा था, लेकिन संध्या आंटी का जी दुखाने का उसका इरादा ना हुआ। वो बेमन से नीला के कंधे पर हाथ रखकर हॉल की ओर चल पड़ी। सामने सोफे पर बैठे लड़के को देखकर यामिनी गश खाकर गिर पड़ी। जिसका उसने पल पल इंतजार किया, जिसके लिए उसने आंसू बहाए, अपना सुख चैन छोड़ा, और वो जाने क्यों चुपके से उसकी जिंदगी से दूर चला गया था। वो बेवफा रोहित आज उसके सामने बैठा था। नीला के लिए किसी राजकुमार की तरह सज धज कर आया था। यामिनी, यामिनी, आंखें खोलो। तभी कोई मधुर आवाज यामिनी के कानों से टकराई। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहे थे। उसने आंखें खोली। चिर परिचित बाहों में उसे खुद के होने का एहसास हुआ। आंखें खोलो यामिनी। फिर वही मधुर आवाज हॉल में गूंजी। यामिनी की ओंठ से कुछ शब्द फिसले। तुम रोहित हो ना? हाँ यामिनी, मैं रोहित हूँ। यामिनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोल पड़ी, तुमने मुझसे बेवफाई क्यों की रोहित? कहाँ चले गए थे तुम मुझे बिना बताए? मैं आज तक तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे दूर जाने के बाद मैं कितना रोई हूँ, कितना तड़पी हूँ, तुम क्या जानो। अगर तुम मुझसे दूर होना चाहते थे तो मुझे बता देना चाहिए था ना। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे प्यार में घुलती रही आज तक। मैं भी बहुत रोया हूँ, बहुत तड़पा हूँ। रोहित बोला। उसने कहा, क्या वो दिन तुम्हें याद है जब तुम अंतिम बार मुझसे मिली थी? हाँ, यामिनी बोली। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पापा आए थे 4-5 लोगों के साथ। सभी पुलिस की वर्दी में थे। क्या? हैरानी से यामिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। रोहित ने कहा, तुम्हारे पापा ने कहा था कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं और तुम्हारी दुनिया से दूर हो जाऊं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उनके एक सहकर्मी ने हम दोनों को एक साथ पार्क में देख लिया था और तुम्हारे पापा को बता दिया था। इसीलिए तुम्हारे पापा बेहद नाराज थे। वो मुझे तुमसे दूर करके तुम्हारी शादी जल्दी से जल्द कर देना चाहते थे। अब तुम ही बताओ यामिनी, मैं क्या करता? पुलिस वालों से मैं कैसे लड़ता, वो भी तुम्हारे पापा से? तुम्हारी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आए, इसीलिए तुमसे दूर हो जाने के सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। और इसीलिए मैंने अपना सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया और दिल पर पत्थर रखकर दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। 1 साल के बाद मुझे बैंक में पीओ के पद पर नौकरी मिल गई। लेकिन मेरी जिंदगी तो तुम थी और तुम ही मेरी जिंदगी में नहीं थी, इसीलिए खुशियां भी मुझसे रूठ गई थीं। हर पल मेरी आंखें तुम्हें ढूंढती रहती। लेकिन फिर ख्याल आता कि तुम्हारी तो शादी हो गई होगी। अब तक यादों के सहारे ही जिंदगी गुजारनी होगी मुझे। पर न जाने क्यों मेरा दिल ये मानता ही ना था। लगता था कि तुम मेरे सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। कहीं तुम अब भी मेरा इंतजार न कर रही हो, इसीलिए हिम्मत कर तुमसे मिलने इलाहाबाद
गया ताकि सच्चाई का पता चल सके, पर तुम सब परिवार कहीं और जा चुकी थी। तुम्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश के बाद भी जब तुम कहीं नहीं मिली तो अपने चाचा चाची की जिद पर खुद को हालात के हवाले कर दिया। इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन अब तुम मुझे मिल गई। अब कोई मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकता। रोहित के मुंह से इन शब्दों को सुनकर यामिनी के दिल को एक सुकून सा मिला। यामिनी को महसूस होने लगा कि सच में प्यार कितना सच्चा होता है, कितना अटूट होता है। लेकिन उसके पापा रोहित को धमकाने गए थे, ये जानकर यामिनी हैरत में थी। उसे अब रोहित पर गर्व हो रहा था, क्योंकि उसका रोहित बेवफा नहीं था। वो चाहता तो यामिनी को ढूंढने के बजाय पहले ही कहीं और शादी कर लेता। यामिनी ने खुद को रोहित की बाहों में ढीला छोड़ दिया। रोहित ने भी यामिनी को कसकर गले लगा लिया। दोनों की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थीं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।